जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेट नंबर 9 के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सवाल आए हैं उसका डिस्कशन करते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। बुक रहती है रुक्मिणी पब्लिकेशन के, जो वॉल्यूम 1 बुक आई है क्वेश्चन बैंक का, उस बुक से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए या मुझसे कोई सवाल पूछने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2021 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फूलों के अंडाशय के अंदर जो छोटा मनका पाया जाता है उसको बीजाणु कहा जाता है। अब यहाँ पर बीजाणु की बात करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि फूल के अंदर जो है 4 भाग पाया जाता है, जिसमें पहला भाग बाह्य दल पुंज, दूसरा भाग दल पुंज, तीसरा भाग पुमंग और चौथा भाग जो है जययांग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो बाह्य दल पुंज और दल पुंज जो होता है वो पुष्प का सहायक भाग होता है, जबकि पुमंग और जययांग जो है पुष्प का जनन अंग होता है। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित ये लिखना है, तो जैसे देखिए यहाँ पर बिहार का झारखंड है तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है, तो झारखंड राज्य अलग हुआ है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ से जो है मध्य प्रदेश राज्य अलग हुआ है। अगला प्रश्न है, स्पेनिश ला लीगा किताब 2019-20 किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रियल मैड्रिड एफसी ने जो है स्पेनिश ला लीगा किताब 2019-20 जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था। और जिसका नाम क्या था भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा नाम था। ये याद रखिएगा, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो अप्सरा नाम था। और कब इसको जो है स्थापित किया गया था? तो 1957 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO यानी LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। आपको पता होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, यानी कि 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुआ था। उसमें 5 अस्थायी सदस्य था और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अच्छा, 5 अस्थायी सदस्य, अस्थायी देश में कौन कौन सा देश आ जाता है? तो आपका रसिया आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, चाइना आ जाता है, और एक और कौन सा देश आ जाता है? एक और देश जो है फ्रांस आपका जो है अस्थायी सदस्य के देश में आ जाता है। 5 देश ऐसे हैं। अब अस्थायी जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 2 साल का जो है उनका कार्यकाल होता है। 2 साल बाद जो है फिर से अस्थायी सदस्य को चुना जाता है। तो इस टॉपिक से आपसे संबंधित एक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जल सागर। जल सागर में जो है ये सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म है, जिसमें कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो फ्यूज। देखिए, विद्युत धारा का जो है तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण फ्यूज ही है। फ्यूज जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है, काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 29 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था और 1953 ईस्वी में जो है भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर अलग राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 ईस्वी में ही जो है। और आयोग का भी गठन जो 1953 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो 1956 ईस्वी में जो कि भारत का 7वां संविधान संशोधन था, 1956 ईस्वी में जो है एक अधिनियम बनाया गया जिसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा गया, जो भारत का 7वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो आयोग की गठन 1953 ईस्वी में और अधिनियम कब लाया गया? तो 1956 ईस्वी में अधिनियम लाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गया लाल के लिए लोकप्रिय है, जो कि हरियाणा के विधायक रह चुके हैं और ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो आया राम गया राम अभिव्यक्ति गया लाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विशालांध्र आंदोलन। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को विशालांध्र आंदोलन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस पुस्तक के लिए मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है, गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अली बंधुओं ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अच्छा, ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था इसमें किसके सपोर्ट में सभी लोग खड़ा हुए? तो तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में जो है सभी लोग खड़ा हो गए थे, तुर्की के खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए कि हम आपके साथ हैं। इसके लिए जो है सभी जगह खिलाफत आंदोलन हुआ था और भारत में भी ये चालू हुआ था अली बंधु के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों में के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है, जो अपना शहर है उसका आधी कपास को उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, कपास का जन्मभूमि जो है भारत में, यानी कि कपास का अगर जन्म हुआ है तो ये भारत में हुआ है। ठीक है, भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये याद रखिएगा, गुजरात राज्य में भारत का सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। कोयम्बटूर में क्या होता है? तो कोयम्बटूर में जो है अपने शहर का आधा से ज्यादा कपास ये खुद उत्पन्न करता है कोयम्बटूर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? देखिए, कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न है। देखिए, विनिवेश, अगर मान के चलिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो इससे तो आप कुछ ना कुछ रिटर्न मतलब मिलता ही है। आप ये आशा रखते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर बढ़ेगा तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पर तो आपको कमाई हो ही रही है। ऋण की वसूली, जब आप ऋण देते हैं तो उसमें कुछ सूद रहता है, सूद ऋण रहता है जो रहता है, मतलब उसमें जो आप उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट जो रहता है, तो उससे भी आपको कमाई होती है, उधार देने में भी कमाई होती है। लेकिन अगर आप किसी सरकार को कर देते हैं, टैक्स देते हैं, तो उसमें आपकी कमाई नहीं होती, आपकी कमाई का गमाई होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है कर जो है ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अच्छा, इनपुट डिवाइस कौन कौन है? तो ट्रैक बॉल है इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है तो औसत उत्पादन। देखिए, औसत उत्पादन का सूत्र होता है, औसत उत्पादन का सूत्र बराबर होता है कुल लागत बटा प्रति इकाई उत्पादन। ठीक है, कुल लागत बटा प्रति इकाई उत्पादन तब बराबर होता है औसत उत्पादन, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगाल में। बंगाल में जो है औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले बंगाल में हुई थी। देखिए, बंगाल से ही जो है अंग्रेज के मुंह में खून लग गया था और वो खून का स्वाद उसको बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे पूरा भारत को कब्जा कर लिया। याद है ना 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई, जब भारत में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुआ था, ठीक है। और सिराजुद्दौला का जो है सेना प्रमुख जो था वो उसको धोखा दे दिया था, उसी में जो सिराजुद्दौला की हार हो गई और अंग्रेज जो है यहाँ पर अपना सरकार मतलब अपना एक राजा बैठा दिया। तो उसी समय अंग्रेज को लगा कि इस प्रकार जो है अगर हम मतलब सभी प्रांत जीत लें तो यहाँ पर मेरा अधिकार हो सकता है, और वहीं से अंग्रेज के मुंह में खून का स्वाद मिल गया और धीरे धीरे कर करके जो है पूरा भारत को हड़प लिया था। अगला प्रश्न है तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वरुसा पिरापू। वरुसा पिरापू के नाम से तमिल नववर्ष को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। और ये कहाँ मतलब किस महासागर में है, किस ओशियन में है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पूर्वी महासागर में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, विशाखापट्टनम क्या है? तो विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, मतलब सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह है, यहाँ पर गहराई बहुत ज्यादा है। अच्छा, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है, ये याद रखिएगा। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है। और पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ पर है? तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। अगला प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश घटा मूल्य ह्रास होता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी की महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चरखा को जो है मानव समाज का प्रतीक माना गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पहले ये पता मतलब याद कर लीजिए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था। तो 1931 ईस्वी में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने लंदन में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इंटेलिजेंस कोसेंट जो है कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, जबकि स्पीड कंप्यूटर की विशेषता, एक्यूरेसी भी कंप्यूटर देता है, डेटा स्टोरेज भी कंप्यूटर देता है, लेकिन इंटेलिजेंस कोसेंट जो है कंप्यूटर नहीं देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तुम्मालापल्ली खदान। तुम्मालापल्ली खदान जो है दुनिया के खदानों में से एक है, जो भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम यहीं पर पाया जाता है। अच्छा, तुम्मालापल्ली का यूरेनियम का भंडार किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अहमदाबाद में जो है 1967 में भारत का पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, चलिए मैथ से संबंधित प्रश्न है, इसको छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ जीव आकर्षणिक स्रोतों से, आकर्षणिक नहीं अकार्बनिक होगा यहाँ पे शायद, अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इन जीवों को जो है विषम पोषणोजनों कहते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, विषम पोषी भी कह सकते हैं, विषम पोषी कहते हैं इन जीवों को। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है सूचनाओं का संचयन न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ध्रुमासम में। न्यूरॉन मतलब सूचनाओं का संचयन जो है न्यूरॉन के ध्रुमासम में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बलगम। बलगम जो है सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। अगला प्रश्न है डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा वाट्या भट्ठी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1959 ईस्वी में जो है राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बर्धमान का राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तेजचंद। तेजचंद जो है बर्धमान का राजा था जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा राज प्रथम ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बृहदेश्वर मंदिर में। तमिलनाडु तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में जो है चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। अच्छा, ये जो मंदिर है जितने भी तमिलनाडु दक्षिण में जितने भी मंदिर आपको पाया जाता है ये द्रविड़ शैली का मंदिर पाया जाता है। ठीक है, और जो उत्तर भारत में पाया जाता है वो नागर शैली का मंदिर अधिकतर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यास परिषद। देखिए जब यूएन की स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में तो उस समय एक न्यास परिषद भी बनाया गया था, लेकिन 1994 में उसको निलंबित कर दिया गया, उसको विघटित हटा दिया गया। अब ये न्यास परिषद था क्या? तो देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो बहुत सारा ऐसा देश है जहां पर जो है गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाया था, लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाया था। तो उस देश में जो है लोकतंत्र बहाल करने के लिए न्यास परिषद की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सवा नकवी। सवा नकवी जो है शेड्स ऑफ सैफरॉन का लेखक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वान की मून। वान की मून जो है यूएन के 8वें महासचिव है। और यूएन के 9वें महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस जो कि वर्तमान में है। तो वर्तमान में यूएन के 9वें महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं। और 8वें महासचिव कौन थे? तो वान की मून थे। कब से कब तक रहे? तो 2007 से लेके 2016 तक जो है वान की मून रहे हैं। अच्छा, यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। ठीक है, यूएन की प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थी। अगला प्रश्न है भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सितंबर 2012 में जो है भारत का 100वां अंतरिक्ष यान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है यह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो उस भूमि को जो है प्रति भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा में इस बैंक का विलय कर दिया गया है। तो दोस्तों इस सेट में इतना ही जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था। जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था, एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी त्रुटि लगी हो कि नहीं इस वीडियो में कोई भी चीज़ का सुधार होनी चाहिए, कुछ और चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या चीज़ इस वीडियो में और ऐड होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।